इफ्तिखार अहमद समा डिबेट में आपको खुश आमदीद कहता है। 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं। 28,626 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। 12 तक कागजात वापस लिए जा सकते हैं और 13 को ख़त्मी फ़हरिस्त आ जाएगी। लेकिन ये बात अजीब सी लगती है कि सब कुछ होने के बावजूद अमूमी तौर पे वो गहमा गहमी देखने को नहीं आती जो इंतखाबात से मुंसलिक है। और गहमा गहमी ना हो तो इंतखाब का समझ नहीं आती। अगर ढोल न बजें, अगर परचम न लगें, अगर तमाम शहर के अंदर झंडियाँ न लगी हों उम्मीदवारों की, तो यकीन नहीं आता कि इलेक्शन होने जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि इस सारी सूरत हाल में लोग सियासी अमल में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे। हालांकि वो ये जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंतखाबात में अमल लेंगे, सियासत में पार्टिसिपेट करेंगे, हुकूमत बनेगी, जो हुकूमत बनेगी वो कवानीन बनाएगी, और जो वो कवानीन बनाएगी इससे वो मुतासर होते हैं, उससे उनको नुकसान और फ़ायदा होता है। ये वो सवाल है जिस पे आज हम डिबेट करना चाहते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़र्क सहेल गोविंदी साहब, मोहतरम कमर दिलशाद साहब, और मेरे लेफ़्ट हैंड पे आज इरशाद आरिफ साहब हैं, उनके साथ मुबशर लुकमान साहब। मेरा ख्याल है शुरू हम करते हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से। हफीज़ साहब, क्या सियासी पार्टियाँ बन ही नहीं सकें और ये वजह है कि अवाम सियासत से लातल्लुक़ होते जा रहे हैं? और इसके अलावा हमारा सवाल आपसे ये भी है कि अगर ऐसा है तो उसकी 3 वजूहात हम चाहेंगे आप बताएं, और इत्मीनान कैसे बहाल हो सकता है? इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा मसला बड़ा यूनिक है। हमारे यहाँ सियासत पनप ही नहीं पाई। अगर आपने सियासत प्रैक्टिस की होती पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक, और लोगों की कोई ट्रेनिंग हुई होती, तो फिर तो हमें जो है ये कोई चंबे की बात लगती, कोई हमें एक लगता कि भाई इतनी एक बड़ा एक मुल्क को सियासत ने उठाया है, इंडिया हमारे सामने है, उसको जैसी जमहूरियत है उसको उठा लिया है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने वहाँ पे कितना फ्लरिश किया और कितनी प्रॉस्पेरिटी लाई है। यहाँ पे आप ये देखें कि कतई नज़र इसके कि जो पहली वारदात जब हुई सियासत के ऊपर, और वो उसको भी सियासी लबादा बना के किया गया कि जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की हुकूमत को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने डिसमिस किया। लेकिन असल जो मैं समझता हूँ कि आपका जो एक डिलेमा है या आपका एक मखमस है, वो ये है कि 3 मार्शलाओं ने, और फिर चौथा मॉडल ये चल रहा है जो जनरल बाजवा ने वो इंट्रोड्यूस करवाया था 2016 से, इनके बाद सिस्टमेटिकली आपको सियासत से उच्चाट किया गया है। अयूब खान को यही वारा खाता था। इसी के तनाज़ुर में बेसिक डेमोक्रेसीज इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसी के तनाज़ुर में गैर सियासी लोगों को जो है सामने लाया गया। फिर उसके बाद बड़ा मार्शल आया ज़ियाउल हक साहब का 1985 के अंदर, तकरीबन गैर सियासी लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया। उससे पहले यही भी लोकल बॉडीज़, जिसके अंदर एक नई लीडरशिप इंट्रोड्यूस कराई गई ताकि गैर सियासी तौर पर नज़र आए। और फिर मुशर्रफ साहब ने, और फिर आखिर में आके जनाब बाजवा साहब ने जब एक लीडरशिप इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान में, वो बिल्कुल ही गैर सियासी थी। जैसे मैं ज़रा शामिल कर लूँ, मेरा ख्याल है इधर से इरशाद आरिफ साहब को भी इसी बहस के अंदर, और उनसे ये सवाल करें कि भाई आपने जो चीज़ों की निशानदी की वो तो दुरुस्त है, लेकिन सवाल है कि सियासी जमातें क्या करती रहीं, क्यों नहीं उन्होंने अपने आप को इस हद तक ऑर्गेनाइज़ किया, कोई ऐसी आइडियालॉजी इंट्रोड्यूस कराई? ये इरशाद आरिफ आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इस बात से तो इत्तेफाक नहीं करता कि लोग सियासत से लाताल्लुक़ हैं या हो रहे हैं। लेकिन जो हम देखते हैं इलेक्शन का रिज़ल्ट, तो मैंने कभी नहीं देखा कि 50% से ज़्यादा वोट पड़ा हो। 2 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि जिस तरह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि मुसलसल आवाम को ये एहसास दिलाया गया कि सियासत एक गंदी चीज़ है, सियासत शुरफा का काम नहीं है, सियासत में हिस्सा लेना नहीं चाहिए। एक तो ये ज़ाहिर बात है कि जो एक प्रोपेगेंडा मुसलसल कई अशरों तक किया जाए, उसके कुछ न कुछ असरात होते हैं। तो क्या इसका मुकाबला सियासी जमातों को नहीं करना चाहिए था अपने आप को ऑर्गेनाइज करके? दूसरी वजह यह है कि सियासत में दिलचस्पी की एक वजह ये होती है कि मैं इसलिए
हिस्सा लेता हूँ या मैं इसलिए वोट करता हूँ कि मेरी मर्ज़ी का शख्स इक़्तिदार में आके मेरी ज़िंदगी बदले। लेकिन अगर मुझे ये इल्म हो इलेक्शन से पहले कि अगली दफ़ा मैं वोट किसी को भी दूँ, इक़्तिदार फ़लाँ शख्स को मिलने वाला है या फ़लाँ जमात को मिलने वाला है, तो मेरी दिलचस्पी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप आ रहे हैं, हम आ रहे हैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट में। क्या पाकिस्तान में सियासी जमातें यूनियन कौंसिल की सतह पे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर चुकी? सियासी जमातों ने गलतियाँ की, सियासी जमातों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन जिन सियासी जमातों ने ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की उनको मुसलसल जबर का, पाबंदियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसमें आप जमात इस्लामी को देख सकते हैं, पीपल्स पार्टी को देख सकते हैं, आजकल भी आप हालात का कर सकते हैं कि जिन्होंने अवाम को इन्वॉल्व किया ज़्यादा तादाद में या अपने अंदर एक तंजीमी सलाहियत या डिसिप्लिन पैदा करने की कोशिश की, उनकी हौसला शिकनी की गई बजाय इसके कि उसकी हौसला अफजाई की जाती। तालीमी पसमानदगी है यहाँ, वो एक अहम फैक्टर है। उसके बाद डीपोलिटिसाइज करने की जो कोशिशें होती हैं वो भी एक अहम फैक्टर है। और तीसरी बात यह है कि ख़ानदानी और मौरूसी सियासत जो है वो भी आम आदमी को ख़ुद ब खुद लाताल्लुक़ कर देती है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। चीन में 1 पार्टी रूल है, वहाँ कोई उस तरह की जमहूरियत इंडिया जैसी या नहीं है। हम वहाँ गए, सहाफ़ियों का एक डेलीगेशन था, एक खातून थी हमारी स्क्वाड ऑफिसर गाइड कह लें। वो एक दिन मजाकन किसी ने कहा कि काश तुम सफ़ीर बन के पाकिस्तान आ जाओ तो हमें बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। उसने कहा मैं सफ़ीर क्यों बनूंगी, मैं तो इस मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म बनना चाहती हूँ। मुझे आपने बताया। और उसने कहा कि वो कैसे तुम बन सकती हो? उसने कहा कि मैं पार्टी के मेंबर हूँ तो मैं क्यों नहीं वज़ीर आज़म या सदर बन सकती। ये एहसास जब होगा एक आम कारकुन को किसी सियासी जमात में, तो फिर वो सियासी जमात जो है मुल्क में जमहूरियत भी लाएगी और इक़्तिदार भी आवाम को मुंतकिल होगा। शादाब साहब ने एक पार्टी की बात की, उस पार्टी के अंदर लोगों की अप्रोच की बात की, उनके इख्तियारात की बात की। हम नहीं देखते कि पाकिस्तान में ऐसी सियासी जमातें हैं, इसकी क्या वजह है? दरअसल ये बात बड़ी अच्छी कही शाह साहब ने कि मैं भी इस पर, आवाम सियासत से ला ताल्लुक़ नहीं हुई, आवाम ला ताल्लुक़ हो गया पार्लिमानी सिस्टम से, हमारी सियासी जमातों के रहनुमाओं से, उनके तरीके से, वारदात से, उससे ला ताल्लुक़ी इख्तियार करती जा रही है। अगर पार्लिमानी सिस्टम से ला ताल्लुक़ पार्लिमानी सिस्टम इस लिहाज से कि पार्लिमानी सिस्टम ने आपने देखा कि इन्होंने आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं किया। तो वसवाए आपके अपने ज़ाती तौर पर जो कानून साजी की गई उसमें आवाम का मफाद कहाँ था। इसलिए आवाम जो थे वो पार्लिमानी सिस्टम से भी ला ताल्लुक़ी होते जा रहे हैं। जैसे ने मिसाल दी इरशाद साहब ने चाइना की, वो ठीक है, चाइना का अपना सिस्टम चल रहा है 75 साल से, लेकिन हमारे यहाँ सारा सिस्टम ही जो है नाकाम हो गया। हमारी सियासी जमातों का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें मौरूसी सियासत को ख़त्म किया ही नहीं गया, वही सियासत आ रही है, वही आ रही है, उससे पब्लिक बहुत परेशान हुई। अदलिया का निज़ाम से लोग ला ताल्लुक़ हो गए हैं। अदलिया का सिस्टम बिल्कुल जो है उससे आवाम के अंदर एक ख़ास बेचैनी पैदा होगी, हमें इससे इंसाफ नहीं मिल रहा। इसी तरह आप तमाम हालात को देखिए कि आप इलेक्शन जितनी पाकिस्तान में इलेक्शन, जैसे आपने फरमाया 28,000 लोग कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। हमारी पब्लिक के अंदर ये नया शौर ये पैदा हो रहा है कि ऐसा सिस्टम लेके आए जिससे आवाम की शिरकत भी हो, मौरूसी सियासत भी ख़त्म की जाए और बैलेट पेपर पर भी ख़ास एक निशान लगाया जाए कि हमें इन तमाम जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हमें उनसे ला ताल्लुक़ी हमें। कमर साहब आप तो एक इलेक्शन के प्रोसेस को बता रहे हैं। मैं वापस जाता हूँ, जहाँ से इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है वो सियासत से शुरू होता है और सियासत के लिए सियासी पार्टियों की ज़रूरत है और सियासी पार्टियों के लिए उनकी तंजीम साजी की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल नहीं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सियासी जमातों में तो सियासी तंजीम तो है ही नहीं। आप ये बताइए कि हमारी कौन सी सियासी जमात है जो बिल्कुल सही जमहूरी अंदाज से आगे चल रही है? इस सवाल का मेरा सवाल आप जवाब आपसे मांग रहा हूं। मैं सवाल आवाम से कर रहा हूँ, आपसे सबसे दोस्तों से कर रहा हूँ कि हमारी आवाम की सियासी जमातों से भी ला ताल्लुक़ी है, क्योंकि इन पार्लियामेंट में जाने से लेके ज़रूरी होता है कि आपके वही लोग पार्लियामेंट में बार बार आ रहे हैं ना। इससे पब्लिक के अंदर बड़ी एक ख़ास पैदा हो रही है, बेचैनी भी हो रही है। आप देख लें कि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन की कोई गहमा गहमी नज़र आ रही हो, इसलिए कि अवाम महसूस करें कि हमें इसी इंसाफ क्या इंसाफ मिलेगा, हमें इंतखाबात से क्या मिलेगा। सर मैं मुबशर को शामिल कर लूँ इस डिबेट में। मुबशर, ये हमारा सवाल बुनियादी वही है कि अवाम सियासत से ला ताल्लुक़ होती जा रही है। इनका मौक़िफ़ ये है कि ये पार्लिमानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। अब मैं इस डिबेट में उलझे बगैर
कि पार्लिमानी जमहूरियत अच्छी है या सदारती निज़ाम अच्छा है। मेरा सवाल वही है जो मैंने आपके सामने रखा है। आप बुनियादी सियासत जो है ना, वो बुनियादी राइट वो है लोकल बॉडीज़ में, वो है स्टूडेंट यूनियंस में। जब तक आप इन चीज़ों को बहाल नहीं करते, आप इनसे भी खौफजदा रहेंगे, तो लोग क्यों सियासी अमल में आएंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे? क्योंकि सियासत उनको ओनरशिप देती है। हमारी सियासत जो है वो सिर्फ प्राइवेट फैमिलियों को ओनरशिप देती है कि मैं चेयरमैन, मेरे मरने के बाद मेरा भाई चेयरमैन, उसके मरने के बाद मेरी बेटी चेयरमैन, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बाद भतीजा या मेरी बीवी के 40 साले, ठीक है, वो रिश्तेदार। तो मेरा मतलब है कि वो सियासी अमल नहीं है। मुबशर, लोग सियासी पार्टियों में 4 आने की पर्ची क्यों नहीं कटवाते जी? क्यों नहीं ओनरशिप लेते पार्टियों की? मेरा मतलब है ओनरशिप दे कौन रहा है? आप लेनी खुद उसकी होती है वजह ये है, उसकी वजह ये है कि ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, और मेरा चैलेंज है सबको और आपको भी, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हैं और माहिर भी हैं, कमर साहब भी। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट हर एक के राइट्स के मुतालिक बात कर रहा है, स्वाय पॉलिटिकल वर्कर के। ये कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो पॉलिटिकल वर्कर के राइट्स की बात नहीं कर रहा अपने पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर? तो वो कैसे लोग उसको ओन कर लेंगे? देखें, मैं अगर इलेक्शन खड़ा हो रहा हूं तो मेरे घर वाले तो शायद आ जाए उसमें, मेरे दोस्त बाप तो आ जाएंगे उसमें, लेकिन उससे ज्यादा क्यों किसी को दिलचस्पी होगी? उसकी क्या ओनरशिप है उसमें? मैं कौन सा कोई दे रहा हूं, और अगर मैं नहीं दे रहा, अपने मैनिफेस्टो में वादा करके भी मैं नहीं डिलीवर कर रहा, तो मेरी को रोक टोक नहीं, मेरी को पूछ नहीं, मेरे से कोई सवाल ही नहीं कर सकता कि तुम्हारा 600 कनाल का घर क्यों है, जमहूरियत खतरे में? तुम्हारा 30,000 कनाल का घर क्यों है, जमहूरियत खतरे में? तुम्हारा अपना जो है वो फलां हाउस कौन सा है, फलां हाउस कौन सा है, जमहूरियत खतरे में? यार हर छोटी छोटी बात से तो जमहूरियत खतरे में हो जाती है, तो जमहूरियत की बात कौन करे? इत्मीनान कैसे सवाल किया जाए? नाउ क्वेश्चन इज वन, आप पार्लिमानी फॉर्म की बात नहीं हो रही सर, माजरत के साथ कुंवर साहब, ये एक बड़ा अब फैशन है कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ले आएं, और भाई जो भी लाएं जब तक इम्प्लीमेंट ना हो उसका फायदा नहीं। पॉलिटिक्स का सिर्फ 2 फायदे हैं जमहूरियत के, आज लिख लें आज मेरी बात आप। एक फायदा यह है कि एक टाइम पे पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जाएगी, और दूसरा यह है कि हर इदारे और हर शख्स पे चेक एंड बैलेंस होगा। हमारी पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर तो हो जाती है, चेक एंड बैलेंस होता ही नहीं। हर आदमी आइन से बड़ा है, कानून से बड़ा है। इसमें मुझे बताइए इत्मीनान कैसे बहाल हो सकता है? कीमा बनाने वाली मशीन में टॉप के सियासतदानों को डाल दें, नीचे के लोगों को आने दें, यूथ को आने दें, सबका एतमाद हो। सिर्फ सियासतदानों को डालें? और बिल्कुल सियासतदानों को। आपको मैं वजह बताता हूं, देखिए आपको मैं वजह बताता हूं। 62% हमारी यूथ है, और आपको सिर्फ रिटायर्ड और एक्सपायर्ड लोग चाहिए एक्सटेंशनें देने के लिए। वो सीबीआर हो, वो बैंक हो, वो कोई जगह हो, आपको सिर्फ रिटायर्ड लोगों को लाना है। बैन होना चाहिए कि 40 साल से ऊपर जो है उसके ऊपर बैन होना चाहिए इलेक्शन में आने के लिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ इस सारे मसले को लेके फ़र्क सुहेल हिंदी साहब, क्या लोग सियासत से मायूस हैं क्योंकि सियासतदान अपने वोटों से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाए? मेरा ख्याल लोग सियासी जमातों से मायूस हैं, और मैं एक जुमला बोलता होता हूँ, वी आर हाईली पोलिटिसाइज्ड एंड टोटली नॉन पोलिटिकल। 87 में मैंने एक किताब लिखी थी, डीपोलिटिसाइजेशन इन पंजाब। पाकिस्तान का मसला है डीकोलोनाइज करने का। पाकिस्तान अभी तक कलोनियल डेमोक्रेसी में फंसा हुआ है, और कलोनियल डेमोक्रेसी लॉर्ड क्रिजन ने कंसेशन में दी थी लिमिटेड डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान ने थोड़ी सी उसमें रिफॉर्म की है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टी एक लिमिटेड सिस्टम को इवॉल्व करती हैं, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। फिर वो मुर्सी जमहूरियत में बदलती है, फिर वो ख़ानदानी जमहूरियत में बदलती है। हिंदुस्तान को हम बड़ी आइडियल कहते हैं, लेकिन अगर आप इसकी रूट्स देखें, जनरल किचनर का जो क्लैश था लॉर्ड क्रिजन से, जनरल किचनर एक बड़ा दबंग जर्नैल था। पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटराइजेशन है पॉलिटिक्स की, वो उसकी रूट्स हुई हैं। और हमारे लोग जिसको पॉलिटिक्स समझते हैं कि इमरान खान मुझे पसंद है, मेरे से बच्चे बच्चियां पूछते हैं आपको बिलावल पसंद है या आपको मरियम, ये पॉलिटिक्स को, ये डिस्कशन है हमारा कोई मौजू नहीं है। तालीम मुफ्त होनी चाहिए, किसान को ज़मीन कितनी मिलनी चाहिए। जिन डेमोक्रेसी की हम मिसाल देते हैं कि जी वो बड़ी शानदार हैं, तो वहाँ अगर लोग पाकिस्तान की तरह भंगड़े नहीं डालते हैं, और इलेक्शन प्रोसेस को डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर एक डेमोक्रेटिक, टोटल प्रो पीपल, जनरल किस्म की, एक जेन्युइन किस्म की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ना बनाए। मैं आपको बता दूं, मैं एक जमात का बड़ा नकात था यूनियनिस्ट पार्टी, द ओनली
पॉलिटिकल पार्टी जो साउथ एशिया में बनी, सर छोटू राम ने और सर फजल हुसैन ने पंजाब में बनाई, मैं उसका नकाद रहा हूं, लेकिन जब मैंने रीडिस्कवर किया हिस्ट्री को, द ओनली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसका इम्पैक्ट आज भी आपके पंजाब पर। जी, मेरा सवाल ये था कि हम नताइज में तो दिलचस्पी रखते हैं लेकिन उस सियासी अमल में शरीक नहीं होते। कंवर साहब, ये फिर मामला यहाँ तक आ गया कि यस, एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्सेस का इम्पैक्ट होता है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं या आप इससे डिसएग्री करते हैं? हमारी सियासी जमातें में तो जमहूरी सिस्टम ही नहीं है। अब देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बार बार उनको कहा, इंतखाबी इस्लाहत कमेटी को, कि हमें उसमें एज ए ऑब्जर्वर बैठाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम बैठें, कि ताकि आपका जो इंतखाबात हो रहे हैं, जैसे इंडिया में जब होता है इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, तो वहाँ बाकायदा इलेक्शन कमीशन का मुबस्सर बैठा होता है, उसकी रिपोर्ट पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब उसके बाद सरदार रज़ा ने बार बार ख़त लिखे इसहाक डार साहब को कि जनाब आप हमें इसके अंदर नुमाइंदगी दें, तो उसके बाद हुक्म ये हुआ कि आइंदा इंतखाबी इस्लाहत कमेटी में इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा ही नहीं बैठेगा। ये मैं बताता हूँ, आने नहीं दिया, जमहूरियत पार्टी में है ही नहीं। सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं। आप इसकी 3 वजूहात मुझे नहीं बता पाए कि अवाम क्यों नहीं सियासी पार्टियों में जाते, आप नहीं बता पाए। क्या मैं अब सवाल उधर ले जाऊँ? बात कर दूं? या अगर सियासी जमातों में सियासत होती और जमहूरियत होती तो मैं सियासी जमात ना छोड़ता और अपने कलम और अपनी आवाज़ पर यकीन ना रखता। जी, इस पे आ जाएं अपना, मेरे दोस्त, क्या ख्याल है आपका? सियासत या जमहूरियत सबसे एक लफ्ज़ का काम करती है सिर्फ, इस बात को बावर कर लें, समझ लें, ज़हन नशीन कर लें, और वो है उम्मीद। सियासी जमातों का काम है उम्मीद दिलाना, और इस मुल्क में कोई सियासी जमात झूठे वादों के अलावा, डकोस्टों के अलावा लोगों को कुछ नहीं दे सकती। उनका लाइफस्टाइल बदलता है, उनके घर बड़े होते हैं, उनकी गाड़ियां बड़ी होती हैं, उनके मेन्यूज बड़े होते हैं। 70 खानों का मेन्यू जब सियासी जमात हुक्मरान दूसरे हुक्मरान के उसमें कर रहा हो, तो वो अपनी तमाम आवाम के मुंह पे थप्पड़ मार रहा होता है कि जाओ मर जाओ। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, ये मामला चलता रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन-हज़रात। हमारे साथ अब तशरीफ़ रखते हैं और ये मकबूल जान साहब भी। और साहब, आपके आने से पहले जो डिबेट है उसका मकसद ये था कि अवाम सियासत से लातल्की का इजहार क्यों करते हैं, अगर ऐसा है तो उसकी 3 रीज़निंग आप क्या देंगे और उनका इत्मीनान कैसे बहाल किया जाए। तो फिर बहुत सारी डिबेट हुई। हकीकत तो ये है कि अगर सियासी अमल होगा, पार्लियामेंट बनेगी, कवानीन बनेंगे, अच्छे या बुरे जो भी बनते हैं, उसका फ़ायदा या नुकसान आवाम को तो होता है। लेकिन आवाम उस तरीके से पार्टियों में शमूलियत अख्तियार नहीं करते और ना ही पार्टियाँ उस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करती हैं छोटे यूनिटों में। ये बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक है सियासत से लाताल्लुक़ होना और एक है सियासतदानों से लाताल्लुक़ होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। सियासत बुनियादी तौर पर इंसान के इनहेरेंट मिजाज के अंदर शामिल है। आप कोई भी और जगह पे 10 बंदे बैठे होंगे, 50, वो एक जत्था बनाएंगे, उसके अंदर से एक बंदा सेलेक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ये जो रियासत का वजूद आया है, इसके बारे में कहा जाता है कि 2 चीज़ों की वजह से आया था। एक तो ये है कि लोग अपने यतीमों को पाल लेते हैं, बेवाओं को देख लेते हैं, हकीम भी आ जाता है, सब कुछ। 2 काम लोगों से नहीं होते अकेले। एक ये है कि वो इंसाफ नहीं कर पाते, इंसाफ के लिए उनको कोई एक बंदा चाहिए, कि एक अदारा चाहिए। और दूसरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर भी वो उनके लिए होता है कि कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, बेशक बाहर बैरूनी तौर पर दे, अंदरूनी तौर पर दे। इसके लिए खा वो ट्राइब में जाएँ, खा वो पंचायत में जाएँ, सियासत उनकी घुट्टी में रहती है और सदियों से इंसान का एक्सपीरियंस है। असल मसला ये है कि एक अदारा जो है, बहैसियत अदारा अपनी मौत मरता है तो उसकी रिप्लेसमेंट किसी न किसी अदारे से आ जाती है। हुआ ये है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर हमने कोई एक अदारा भी जो है सियासी अदारा, हमने उसको ना पनपने दिया है, ना बनाने दिया है, हमें उसको, इसीलिए लोग उससे मुतनफ़र होते चले गए। आप खुद सोचें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक सेल्डम ए पॉलिटिशियन वाज करप्ट, नाम नहीं होता था। बहुत वैसे तो इख्तलाफात अपनी जगह थे, लेकिन ये नहीं होता था कि कौसर नियाज़ी जो है उसके 6 कोठियाँ बन गई हों। भुट्टो के बाद एक ऐसा पीरियड आया है कि जिसके अंदर नॉन पार्टी बेसिस सबसे पहले शुरू हुई, और सबसे अहम तरीन जो जुल्म हुआ है पाकिस्तानी सियासत में, वो होता है MPN MNA फंड। यानी आपने 85 और उसके SR पोनीगर साहब बोलते, सेक्रेटरी फिनांस बलूचिस्तान के, पारसी थे, उन्होंने इसका दिया और ज़िया-उल-हक साहब को अच्छा लगा।
ज़िया हक साहब को बहुत अच्छा लगता था कि लोग खाएं पिएं, बहुत मज़ा उनको अच्छा आता था, ये भी खा रहा है कर, बड़ा मज़ा आता था उनको ये। तो उससे हुआ ये है कि आपके अंदर एक करप्शन आई, और दूसरा ये था अंग्रेज़ ने एक काम किया था फेसलेस ब्यूरोक्रेसी, कि ब्यूरोक्रेसी का चेहरा नहीं होना चाहिए। ज़िया हक ने फेसलेस पॉलिटिक्स शुरू की, तुम्हारी सियासत का चेहरा नहीं होना चाहिए, ना तुम पीपल पार्टी के हो, ना तुम नून लीग के हो, ना तुम फलाने लीग के हो, तुम कुछ भी नहीं हो। उसके बाद उसने उसका ये है सर इब्तदा, और उस इब्तदा से लेके आज तक लोग हो गए सियासतदान से मुतनफ़र, सियासत से नहीं। जी फिर ने साहब ये कह रहे हैं कि सियासतदान से मुतनफ़र हुए, सियासत से नहीं। फिर मैं वापस जाऊंगा सियासत के लिए। फिर वही है कि सियासत की नर्सरियां कहाँ हैं? कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने बंद कर दी, सियासी पार्टियों ने अपना यूनियन काउंसिल के लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं की। अब इसका भी तो जवाब हमें चाहिए। देखिए जी, दो पहली बात तो ये कर दूं कि मेरा ख्याल है कि कोई 3 वजूहात जो आपने बताई है ना, तो उसने कंफ्यूज कर रखा है। मैंने नहीं बताई, मैंने आपसे पूछी है। नहीं, जो आपने पूछी है हाँ। उसने कंफ्यूज किया। या तो आप पूरी 100 वजूहात बताएं या एक वजह है, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये मैं आपको इसको बाद में अगर जरूरत पड़ी तो इसमें फिर रोशनी डालेंगे। लियाकत अली खान को क्यों निकालना चाहते थे? उन्हें कहा था जी इनकम्पिटेंट है, करप्ट है, सॉफ्ट अगेंस्ट इंडिया, 3 लफ्ज। ख्वाजा नाज़मुद्दीन को निकाला। एक वज़ीर आज़म बता दें, एक वज़ीर आज़म बता दें, लियाकत अली खान को चलो मैं अभी इसमें से निकाल दें कि जिसको यहाँ से जो है ना, जिसको, और उसके बाद अनवार हक काकड़ तक एक बता दें जो फौज की मर्जी के बगैर आया है, या जिसको निकालना चाहे तो उन्होंने नहीं निकाला, मुझे बता दें। आपकी तारीख फतियम क्यों हो गए ऐसे? बाकी जो इंस्टेबिलिटी 1951 से पैदा शुरू की, उसने ये उसकी बाय प्रोडक्ट है। जब आपकी किसी मुल्क में, किसी कौमें नहीं रह सकती, एक ही चीज में कौमें तहलील हुई हैं। तारीख इंसानी पढ़ ले, 3000 साल की डॉक्यूमेंटेड, या 200-250 साल की जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम पढ़ ले, एक ही चीज ने कौमों को तबाह किया है, तहलील हुई है, और वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। ये मुबशर, लेट्स कम बैक टू द देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस पनपे, तो फिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। और ये अब हम इस बात से हम भाग नहीं सकते कि हमारी जिम्मेदारी क्या थी और कहाँ पे हमने नहीं पूरी की। हर बारी इस्टेब्लिशमेंट को डाल देना, क्योंकि जब हम आ जाते हैं, जब हम उनके कहने पे हुकूमतें ले लेते हैं और वजारतें भी ले लेते हैं, तो फिर हमें अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभानी चाहिए, पहली बात। और असल जमहूरियत होती है लोकल बॉडीज़ की, और अगर आपको नई ब्रीड चाहिए तो आपको स्टूडेंट यूनियंस को फाल करना पड़ेगा, ट्रेड यूनियंस को आपको फाल करना पड़ेगा। जब तक पॉलिटिकल प्रोसेसेस लोअर लेवल पे नहीं होंगे, ऊपर के लेवल पे आपको कभी कोई ओनरशिप नहीं मिलेगी, और यही हकीकी जमहूरियत है। ये शायद आप क्या कहते हैं, इसमें इजाफा क्या करना चाहते हैं? आवाम को फैसला करना दें अपने मुस्तकबिल का, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए उसके रास्ते में, गैर आइनी, गैर कानूनी। सियासी जमातों में जमहूरियत आनी चाहिए, सियासी जमातें जमहूरियत लाएं, लेकिन वो उस सूरत में आएंगी कि एक प्रोसेस चलेगा। जब एक प्रोसेस चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता कारकुन मजबूत होता है, कारकुन का दबाव होता है, सियासी जमातों को मजबूरन अकामोडेट करना पड़ता है अपने कारकुनों को, और आवाम की राय का एहतराम करना पड़ता है। जब तक आप बार बार उस प्रोसेस को डिरेल जब करते हैं, तो फिर जो हमारी एलीट क्लास है वो मजबूत होती है, मौरूसी और ख़ानदानी जो सियासत है वो मजबूत होती है। जब आप प्रोसेस खुला करेंगे। जी देखिए, मैं किसी एलीट क्लास के मजबूत होने से मैं खौफजदा नहीं हूँ। मेरा बुनियादी यानी डिमांड ये है कि मेरी बेटी का और मेरे ड्राइवर के बेटे की अपॉर्चुनिटीज एक जैसी होनी चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे कवर? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाए। पाकिस्तान में जब से हो रहा है ये लोकल गवर्नमेंट का बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, इसको मजबूत करें। और जो पार्टी टिकट जारी किया जाता है दुनिया में, कनाडा में, तो बाकी बड़े बड़े मुल्कों में भी, इंडिया में भी, वो पार्लिमानी बोर्ड बैठता होता है, वो यूनियन कौंसिल की सतह से रहता है मशवरा कि आप बताएं कि किसको टिकट दिया जाए। तो ये एक पार्लिमानी सिस्टम में भी होना चाहिए कि यूनियन कौंसिल से लेकर उनसे राय ली जाए, उस इलाके के लोगों से राय ली जाए कि हम टिकट किसको दें। लेकिन यहाँ तो पार्लियामेंट बोर्ड बैठ के अपने ख़ानदान में तकसीम कर देती है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इसको बहाल किया जाए,
और तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा जो है उसके मेंबर होते हैं, उसका इंतखाब किया। गंदे ये जो तरीक़ाकार बता रहे हैं कि अगर आप सियासी जमातें बनाना चाहते हैं और लोगों को चाहते हैं कि वो सियासी जमातों में शिरकत करें, तो बुनियाद है वो लोकल बॉडी सिस्टम, जिसमें कह रहे हैं 1.5 लाख लोग इलेक्ट होकर आएंगे। आप इससे इत्तफाक करते हो? मैं इससे 100% इत्तफाक करता हूँ। दुनिया की कोई मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसकी स्कैंडिनेवियन मॉडल हो, अमेरिकी मॉडल हो, यूरोपियन मॉडल हो या इवन टर्की का मॉडल हो, जब तक लोकल बॉडीज़ मजबूत नहीं होंगी, डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। लेकिन मैं फिर बात करूँगा कि जब तक पार्टी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से नहीं बनेंगी, पाकिस्तान में सिर्फ एक जमात है, मैं उसका कभी हामी नहीं रहा। जमात इस्लामी के अंदर डेमोक्रेसी है, गो वो कार्डर पार्टी है। उसके अलावा कोई मेन स्ट्रीम की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके अंदर डेमोक्रेटिकली बंदा ऊपर आए। मैंने बेगम भुट्टो साहबा को एक दफ़ा कहा 90 के इलेक्शन में कि हम जमहूरियत मेरिट लीडरशिप की बात करते हैं, फ़ौज के अंदर रंगरूट आर्मी चीफ बन सकता है। एक सेकंड लेफ्टिनेंट जाता है, वो अपनी बुनियाद पर आर्मी चीफ बन जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कोई निचली सतह से ऊपर नहीं जा सकता, जाना चाहिए कि आप नैस साहब, आपका तो तजुर्बा कुछ ना कुछ होगा कि वो जमात इस्लामी की बात हुई है, तो ये जमात इस्लामी का स्ट्रक्चर है क्या? कैसे आप उस मेंबरशिप मिलती है वहाँ पे? मेरे पास 2 मॉडल हैं इस वक्त सियासत के। एक मॉडल है जमात इस्लामी का और एक मॉडल है जो है पीपल्स पार्टी का। जमात इस्लामी की सियासत के अंदर हाईली उसकी तंजीम है। ये आप फलसफाना बात है, मैं इसको भी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको टॉपिक भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में हाईली उसकी पॉपुलैरिटी है। अब पाकिस्तान की क्या करें कि हमारा एक कल्चर एक ऐसा बदकिस्मती डेवलप हो गया है कि ये हमने यूनिवर्सिटियों के अंदर देखा है। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जमीयत के प्लेटफॉर्म पे यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, तंजीम देखी है। वो पॉपुलर पॉलिटिक्स जावेद हाशमी थी, वो जमीयत को अंडरमाइन कर रही थी, ये नहीं कि जावेद हाशमी कर रहा था। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉपुलर पार्टी को जो अगर मजबूत बनाएंगे तो आपकी सियासत कमज़ोर होगी, और सियासत को मजबूत बनाएंगे तो या पॉपुलर बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी। मैं ब्रेक पे चला जाऊँ नहीं सर, इजाज़त मुझे ब्रेक पे जाने की। ख्वातीन हज़रात, यहाँ पे आप जो डिबेट सुन रहे हैं उसमें हर आदमी की अपनी एक राय है। राय ये है कि हमें कुछ क़ुव्वतों ने ऑर्गेनाइज होने नहीं दिया आवाम की सतह पर, और सियासी पार्टियां उसी दबाव का सामना करती रहीं। नतीजा ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनका मजबूत नहीं हो सका। ये पॉइंट काफ़ी हद तक वैलिड महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे सियासी जमातों को मुसलसल काम नहीं करने दिया गया, और ये एक हकीकत है, अच्छी है या बुरी है हकीकत। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, और हम अब इस डिबेट के आखिरी मरहले में अब देखते हैं ये दोस्त अब तक क्या ज़हन बनाए बैठे हैं। मैं एक एक सवाल करूंगा दोबारा, और इनके पास होगा जवाब देने के लिए पूरा मौका, लेकिन 1 मिनट के अंदर। मेरा सवाल, क्या आवाम सियासत से लातल्लुक़ होते जा रहे हैं? सवाल मैं कर रहा हूँ जनाब नियाज़ी साहब से। ना थे ना हैं, और वजह उसकी एक ही है, सियासी अदम इस्तेकाम। और रेक्टिफाई किया जाएगा कि जमहूरियत को चलने दिया जाता या कोई भी किसी किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है दे जाते, चाहे भले से डिक्टेटरशिप दे जाते, तो आज हम इस परेशानी तकलीफ में न होते। जी, आपसे सवाल और जान साहब, क्या आवाम सियासत से लातल्लुक़ होते जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जिस लेगेसी से हैं ना, उसने में एक काम सिखाया था, ब्रिटिश लेगेसी में, कि जो नालियाँ बनाना या फलाना होते जा रहे हैं। नहीं सर, मैं अर्ज़ करूँ ना, क्यों होते जा रहे हैं? ये सब कुछ ये तुम्हारा काम है, तुम बनाओ, बड़ी अच्छी म्यूनसिपल कमेटियाँ शेटियाँ करो। ये ऊपर ये बर्मा से जंग करनी है, ये हमारा काम है। ये तुम छोटे दिन के चूहे लोग हो, तुम ना करो। इसीलिए 1920 में पहले इलेक्शन हुए थे, हरि सिंह गौर वज़ीर आज़म बना था, लेकिन उसकी जो सारी की सारी सूरत थी, वो लोकल बॉडीज़, ये वो सारा कुछ इसी चीज़ पूरी थ्रू आउट उस दौरान खिलाफत मूवमेंट चली थी। और गांधी जैसे बंदे ने कहा था कि पॉलिटिकल अवेयरनेस सिर्फ एक मूवमेंट से है। जब तक आप खुले दिल वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाते, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, आप 2000 साल तक लोकल बॉडीज कराते रहे, चूहे पैदा करेंगे, छोटे पैदा करेंगे लोग।
देखें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी, कोई उनकी बात का यकीन भी नहीं करेगा और डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं हो सकती है। और ये इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द लोकल लेवल। ये शादारफ बिल्कुल लोग लाताल्लुक़ नहीं हैं, सियासी पार्टियों पर वो एतमाद करते हैं, लेकिन अगर हालत ये हो कि जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं सियासत में दिलचस्पी, उनको पुलिस बाहर ना निकलने दे, और जिनको पुलिस मजबूर कर रही है कि बाहर आएँ, ढोल ढमक्का करें, अपना वजूद मनवाएं, वो आवाम के डर से नहीं निकल रहे, तो फिर ऐसे लगता है कि शायद लोग लाताल्लुक़ हो गए। लोग बिल्कुल लाताल्लुक़ नहीं है। सियासत है, सियासत एक ऐसी हकीकत है जिससे सिर्फ वही शख्स इनकार कर सकता है जिसको उसकी डायनामिक्स का इल्म नहीं है। जी कमर साहब, आप क्या कहेंगे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है कि सियासी जमातों के मौरूसी ख़त्म करने के लिए एक कानून साजी की जाए पार्टी के अंदर कि वो 2 मरतबा से ज़्यादा पार्टी का कोई ओहदेदार लेने का उसको अहल ना हो, ताकि मौरूसी सियासत ख़त्म हो जाए। और साथ साथ सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है आप बातें करते रहते हैं डिक्टेटरशिप की, लेकिन जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो ख़वातीन की नशिस्तें जो हैं वो तकरीबन 1000 बनती हैं, इनका ख़ात्मा किया जाए। वो तो पूरे ख़ानदान में तकसीम हो गई ना, वो तो बाकायदा अनइलेक्टेड ही है ना, वो तो नॉमिनेटेड ही है, तो वो तो हमें उसको सिलेक्टेड ही कहेंगे ना। सियासी जमातों को कुछ करना चाहिए ना, खुद भी वो नशिस्तों का फ़ायदा उठा रही है ना। हाँ, वो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो तो हमारे वो आर्टिकल 226 की 225 की खिलाफ वर्जी है ना, वो तो इलेक्टेड ख़वातीन नहीं है ना, उन्होंने सारी कौमी असम्बली पे, सूबाई असम्बली पे कब्ज़ा कर लिया, प्रेशर ग्रुप कर दिया। नंबर 3, आज़ाद उम्मीदवारों को किसी सियासी जमात में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी चाहिए। आवाम ने उनको एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्ट किया है, उसको ये नहीं कहा गया कि आप हुक्मरान जमात में शामिल हो जाएं। ये वो अब आवाम से मुनाफत कर रहे हैं, आवाम में समझाते हमें किसी सियासी जमात ताल्लुक नहीं। फ़र्क ये कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन लड़े लेकिन किसी सियासी जमात में शरीक ना हो। उसको कानून तो ये कहता है, कानून तो ये कहता है कि खास सर्टन टाइम के बाद उसको शामिल होना है। ये मेरा ख्याल जमहूरी हक है लोगों का कि वो अगर शामिल होना चाहें हों, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में द ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़, और पॉलिटिकल पार्टी जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगी, ऑर्गेनाइज होने से एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगी, वो पाकिस्तान के अंदर कभी भी तब्दीली नहीं लाएंगी। ये आप 1000 साल तक जमहूरियत रखें, ये एक ऐसी मशीन है पाकिस्तान के इक़्तिदार की, इसके अंदर आप गोश्त बकरे का डालें, मुर्गी का डालें, कीमा वही निकलेगा जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं भाई, इसने कीमे का बताया। बिल्कुल ठीक। ख़ातिन हज़रात, ये डिबेट थी, और जब तक आप डिबेट नहीं करेंगे, एक दूसरे से आर्गूमेंट नहीं करेंगे, मामला आगे को नहीं जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले स्टूडेंट्स यूनियन बहाल की जाए या सियासी जमातों को ये कहा जाए कि वो यूनियन कौंसिल की सतह पे जाके अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बातें हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि अवाम सियासत से लातल्लुक़ नहीं हो रहे, बल्कि सियासी जमातों से लातल्लुक़ी का इजहार कर रहे हैं। सियासत में जैसा कहा गया, सियासत उनके घुट्टी में मौजूद है और वो चाहते हैं कि अपने हक़ को अदा करें। और अब मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर वो सियासत में यकीन रखते हैं तो फिर याद रहे 8 फरवरी को आपने पोलिंग स्टेशन पे जाना है। पोलिंग स्टेशन कहाँ है, किधर है, आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ज़रूर जाइए, मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, और वोट ही तब्दीली लाएगा। और ये जो लोग ख्याल करते हैं कि वोट से तब्दीली नहीं आएगी, वो अहमकों की जन्नत में बसते हैं। जाइए, तब्दीली लाइए। पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान को आपके वोटों की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक मजबूत सियासी निज़ाम की ज़रूरत है, और वो तभी मुमकिन है जब करोड़ों लोग पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद हों। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।